स्टूडेंट्स, मोलैरिटी को आगे बढ़ाते हुए हम एक और न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था उसी टाइप का एक न्यूमेरिकल लेके चलेंगे। नोट करें, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट required to react completely with 25 ml 0.75 molar HCl solution. You have to calculate the mass of calcium carbonate required to react completely with 25 milliliter 0.75 molar HCl solution. तो देखिए, इसके लिए वही बात मोलैरिटी में दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या लिखे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो क्या रिएक्शन बनेगी, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस HCl aqueous. After reaction it will form calcium chloride aqueous plus CO2 gas plus H2O liquid. बैलेंस करें इसको, यहां पर देखते हैं तो क्लोरीन 2 है, यहां भी 2 कर दें, वाटर यहां 2 आ गए, 3 ऑक्सीजन यहां है, 3 ऑक्सीजन वहां, बैलेंस हो गई। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर आपके पास ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1 और HCl का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, तो हम ये कह सकते हैं 1 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 2 मिलीमोल्स ऑफ HCl। 1 मिलीमोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट का है तो HCl के कितने मिलीमोल से रिएक्ट करेगा, 2 मिलीमोल से। और हमारे पास सॉल्यूशन में है क्या, 25 मिलीलीटर 0.75 मोलर HCl है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम HCl सॉल्यूशन में निकाल लेंगे नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HCl। जो हाइड्रोजन क्लोराइड है इसके नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल लो यहां से, तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HCl। नंबर ऑफ मिलीमोल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मोलैरिटी कितनी है HCl की 0.75 इनटू वॉल्यूम कितनी दी हुई है 25 ml, तो यहां पर हम 25 ml ले लेंगे, क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मिलीमोल्स। किसके आगे नंबर ऑफ मिलीमोल्स, HCl के, किसके अंदर 25 ml 0.75 मोलर HCl में। अब देखिए आपके पास नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने हैं HCl के, इतने नंबर ऑफ मिलीमोल्स हैं, तो HCl के नंबर ऑफ मिलीमोल्स आपके पास है 0.75 इंटू 25, इतने नंबर ऑफ मिलीमोल्स HCl के हैं। अगर HCl के इतने नंबर ऑफ मिलीमोल्स हैं तो इनके साथ कैल्शियम कार्बोनेट के कितने रिएक्ट करेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमें पता चल रहा है कि अगर आपके पास 2 मिलीमोल HCl के हैं तो उनके साथ रिएक्ट कितना कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मिलीमोल। और अब आपके पास HCl के मिलीमोल्स कितने हैं 0.75 इंटू 25, तो इनके साथ रिएक्ट करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट के मिलीमोल्स कितने लगेंगे 0.75 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2। एम आई राइट, जितने HCl के मिलीमोल्स हैं उससे हाफ लगेंगे, क्योंकि अगर 2 आपके पास HCl के हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने की जरूरत पड़ रही है आपको 1 की। तो अगर यहां पर इसके 0.75 इंटू 25 है तो यहां पर इसके कितने लगेंगे, हाफ। तो ये हमारे पास क्या निकल गए, ये निकल गए नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट which will be required to react completely with 25 milliliter 0.75 molar HCl solution। ये हमने नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल लिए कैल्शियम कार्बोनेट के, जो कि गिवन 25 ml 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे। लेकिन हमें तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास बताना है, तो अब हमें ये भी पता है नंबर ऑफ मिलीमोल्स का फार्मूला आपने ये भी पढ़ा है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, यही निकालते हैं। ये क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मिलीमोल्स आप कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज इक्वल टू
weight divided by molecular mass, given weight divided by molecular mass into 10 to power 3, क्योंकि ये आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रहे हैं। अगर इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। आप देखिए ये आपके पास नंबर ऑफ मिलीमोल्स आ चुके हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, जो कि 25 ml 0.75 मोलर HCl के साथ रिएक्ट करेंगे। लेकिन हमें तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बताना है, मास बताना है। तो यहां पर हम पुट कर देंगे नंबर ऑफ मिलीमोल्स। कितने नंबर ऑफ मिलीमोल्स हैं यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट के, 0.75 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2, इतने नंबर ऑफ मिलीमोल्स हैं। इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है। हमें तो वेट निकालना है। वेट किसमें है, ये ग्राम में, ये निकालना है हमें तो। और यहां पर मॉलिक्यूलर मास पुट कर दे हम कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो यहां पर इसका मॉलिक्यूलर मास हमने पुट कर दिया 100 और इंटू 10 टू पावर 3 दैट इज 1000। इसको आप W के लिए सॉल्व कर दें, इसको W के लिए सॉल्व कर दें, तो W के लिए आप सॉल्व करेंगे, वही क्या आ जाएगा आपके पास, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन। इसको W के लिए सॉल्व कर दे तो ये मास आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, ग्राम में आपके पास ये मास आ जाएगा। और यही हमें न्यूमेरिकल में निकालना था। और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। HCl is 80% ionized in 0.01 molar aqueous solution. HCl is 80% ionized in 0.01 molar aqueous solution. Calculate the equilibrium molarity of HCl and other species present at equilibrium. Other species present at equilibrium. HCl is 80% ionized in 0.01 molar aqueous solution. Calculate the equilibrium molarity of HCl and other species present at equilibrium. आपको equilibrium molarity निकालनी है HCl की और जो दूसरी स्पीसीज है उनकी। अब देखिए इक्विलिब्रियम मोलैरिटी क्या होती है, सबसे पहले आपको यही बताएंगे हम कि इक्विलिब्रियम मोलैरिटी क्या है और एनालिटिकल मोलैरिटी क्या है। एनालिटिकल मोलैरिटी इन फैक्ट क्या है, एनालिटिकल मोलैरिटी आपको बताएगी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी एनालिटिकल मोलैरिटी आपको यह बताती है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना रहे हैं। अच्छा एक चीज और यहां पर ध्यान सुने, देखिए IUPAC ने क्या किया था कि मोलैलिटी और मोलैरिटी जो है वो दोनों एक दूसरे को कंफ्यूज करती हैं बोलने में। तो जनरली IUPAC ने ये कह दिया अगर आप कंसंट्रेशन बोल रहे हैं तो उसको हम मोलैरिटी काउंट कर लेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको सॉल्यूट की कितनी अमाउंट लेनी पड़ेगी इसके बारे में हमें बताएगी एनालिटिकल मोलैरिटी। अब इक्विलिब्रियम मोलैरिटी क्या है, इक्विलिब्रियम मोलैरिटी है, ये मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन है एक पर्टिकुलर स्पीसीज की जो कि इक्विलिब्रियम के दौरान सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगी। अब ये इक्विलिब्रियम क्या बोला है, देखिए जनरली क्या है कि अगर हम किसी स्पीसीज की इक्विलिब्रियम मोलैरिटी निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में किस तरह से बिहेव कर रहा है। सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाकर के डिसोसिएट तो नहीं हो रहा है, एसोसिएट तो नहीं हो रहा है, या वो एज इट इज सॉल्वेंट में रहता है। पहले उसके बिहेवियर के बारे में हमें पता होना चाहिए, या सिंपली में ये कहूं हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास सॉल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट जनरली क्या होते हैं कि जब उनको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं
तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये कह दूं कि आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज ये मैंने कह दिया AB। अब ये AB वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जब इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव में, A पॉजिटिव एक्वस और B नेगेटिव एक्वस में। अब इस केस में क्या होगा, कुछ ये आयन जो बने हैं ये कंबाइन करके वापस आपको अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट देंगे। तो यहां पर दो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे आपके, एक जो इस साइड जा रहे हैं इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, एक इस साइड आ रहे हैं इसको हम कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां पर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जितना AB डिसोसिएट होकर के आयंस में जाएगा उतने ही टाइम में उतने आयंस कंबाइन करके अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट बना देंगे। या मैं ये कह सकता हूं एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसके ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी जिस टाइम में जितना AB डिसोसिएट होकर के आयंस में जाएगा उसी टाइम में उतने ही आयंस कंबाइन होकर के वापिस AB बना देंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एंड एट दिस स्टेज concentration of every species in solution becomes constant। कि जैसे मैं यहां कहूं कि कौन सी स्पीसीज होगी जब इक्विलिब्रियम आएगा, उसके अंदर A भी होगा अनडिसोसिएटेड सॉल्यूशन में, A पॉजिटिव भी होगा और B नेगेटिव भी होगा। अब इस इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर A पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है, B नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या है और AB की कंसंट्रेशन क्या है, ये जो हम निकालेंगे ये कहलाएगी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, और यू कैन से इक्विलिब्रियम मोलैरिटी। तो इक्विलिब्रियम मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज इन द सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पे कौन सी स्पीसीज होंगी उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि सॉल्यूट जो है उसको जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो बिहेव कैसे कर रहा है। देखिए सिंपल सा एग्जांपल देकर के आपको हम बता रहे हैं। सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन है, मैंने यहां पर कह दिया कि आपके पास है 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, यू आर हैविंग 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मुझे यह बताएं कि इसकी एनालिटिकल मोलैरिटी और यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो भी स्पीसीज है, अगर मैं ये कह दूं कि ये 100% आयनाइज हो गया वाटर के अंदर, तो आप इक्विलिब्रियम मोलैरिटी भी बताएं मुझे क्या होगी। तो अब देखिए एनालिटिकल मोलैरिटी आपको क्या बता रही है कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया है उसके लिए कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के लेकर के हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में डाले हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, तो इसकी एनालिटिकल मोलैरिटी क्या आ जाएगी, एनालिटिकल मोलैरिटी इसकी हो जाएगी 0.1 मोलर, और ये हमें क्या बता रही है 0.1 मोल, 0.1 मोल, दैट इज यू कैन से दैट इज 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolved in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व किया है, तो आपके पास जो सॉल्यूशन बना है उसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर है। दिस इज द एनालिटिकल मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 100% डिसोसिएट, अगर ये 100% डिसोसिएट है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होकर के क्या देगा, सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। तो अब देखिए मैं यहां पर ये कह सकता हूं, इस केस में आप ये मान सकते हैं कि जब आपके पास मैंने कह दिया t0 है, टाइम 0 है और इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 m, तो टाइम 0 है यानी कि अभी ये डिसोसिएट नहीं हुआ है, एज्यूम कर लो। तो सोडियम आयंस कितने होंगे 0, हाइड्रोक्साइड आयन भी क्या होंगे 0। और अब मैंने कह दिया कि इक्विलिब्रियम पे ये 100% डिसोसिएट हो गया, और कब हो गया ये 100% डिसोसिएट, टी इक्विलिब्रियम पे 100% डिसोसिएट हो गया। तो यहां पर 100% डिसोसिएट हो गया तो इसके कितने बचेंगे मोल 0, ये तो बचेगा ही नहीं।
और इसके कितने बनेंगे? अब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखिए इनका, अगर इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अगर इसका 1 मोल डिसोसिएट होगा तो इसका 1 बनेगा, इसका भी 1 बनेगा। तो यहां पर इसके 0.1 मोल पर लीटर है, इसके क्या रह जाएंगे? क्योंकि 100% डिसोसिएट हो गया तो ये तो रहेगा नहीं, इसके तो क्या रह गए? 0। और इसके कितने आ गए नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर? 0.1 m। इसके कितने आ गए? 0.1 m। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं, ये एज्यूम हम कर सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम मोलैरिटी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, वो जो इसकी इक्विलिब्रियम मोलैरिटी आएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, वो क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड 100% आयनाइज हो गया है। तो अगर पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम मोलैरिटी आपसे पूछें तो हम ये कहेंगे कि ये 0 है। क्लियर? और अगर मैं जिक्र करता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी क्या होगी, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लगा रहा हूं, ये आपको मोलर कंसंट्रेशन ही बता रही है, मोलैरिटी ही बता रही है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगाई है ये मोलर कंसंट्रेशन बता रही है, दैट इज मोल पर लीटर, दैट इज मोलैरिटी बता रही है। तो सोडियम आयन की क्या हो जाएगी? 0.1 m। और इसी तरह हाइड्रोक्साइड आयन की क्या हो जाएगी? 0.1 m। एम राइट? देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके पास यू आर हैविंग 1 m H2SO4 and assuming that in solution this is 100% ionized। तो अब इसकी एनालिटिकल मोलैरिटी और इसकी आप इक्विलिब्रियम मोलैरिटी बताइए। तो देखिए एनालिटिकल मोलैरिटी तो क्या हो जाएगी? 1 m ही हो जाएगी। और एनालिटिकल मोलैरिटी हमें क्या बताती है कि जब हम 1 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन बनाएंगे तो H2SO4 की कितनी अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो यानी हम ये कह सकते हैं, क्या इंडिकेट कर रहा है? 1 मोल दैट इज 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन किसमें प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एम राइट? क्लियर? अब देखिए, अब यहां पर हम ये कहें कि आप यहां पर इक्विलिब्रियम मोलैरिटी बताइए क्या होगी। 100% ये डिसोसिएट है, तो 100% अगर ये डिसोसिएट होगा तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में? ये 100% डिसोसिएट हो गया, क्या देगा? 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव H ये देगा। अगर इसका 1 मोल डिसोसिएट होता है तो अब की बार हमें हाइड्रोजन आयन के कितने मिले हैं? 2 मोल और सल्फेट का 1 मोल। तो इसकी जो एनालिटिकल मोलैरिटी थी वो 1 m है। तो हम टाइम 0 पे ये कह सकते हैं, जब ये डिसोसिएट नहीं हुआ एज्यूम करो तो कितना है ये? 1 m। और ये कितने होंगे? 0 बने ही नहीं, अभी टाइम 0 है। और T इक्विलिब्रियम पे मैं क्या कह सकता हूं? इक्विलिब्रियम का मतलब जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया उसको मैंने इक्विलिब्रियम एज्यूम कर लिया कि 100% डिसोसिएट हो गया। तो उस दौरान ये कितना बचेगा? 0। और इसके कितने बन जाएंगे? इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। अगर इसका 1 मोल डिसोसिएट होता है तो इसके 2 मिलते हैं। तो यहां पर इसका 1 मोल पर लीटर था तो इसके कितने मिलेंगे? 2 मोल पर लीटर। और इसके कितने मिलेंगे? 1 मोल पर लीटर। तो अब इक्विलिब्रियम मोलैरिटी हम क्या कहेंगे कि इक्विलिब्रियम मोलैरिटी H2SO4 की कितनी आ गई? H2SO4 की इक्विलिब्रियम मोलैरिटी कितनी आ गई? 0। ये हम कहेंगे। पर्टिकुलर आपको दिया होगा इक्विलिब्रियम मोलैरिटी, इसके न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा मैं आपको। और यहां पर अगर मैं कहूं कि H पॉजिटिव की कितनी आ गई तो आप क्या कहेंगे? 2m। और अगर मैं कहूं कि यहां पर सल्फेट आयन की मोलैरिटी क्या आ गई? इक्विलिब्रियम मोलैरिटी, तो आप कहेंगे 1m। एम राइट? अब उस न्यूमेरिकल पे वापस आते हैं जो मैंने आपको बोला था, उसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए कैसे होगा वो। अगर आपकी समझ में आया है तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और इसको खुद निकाल के देखिए। देखिए क्या था उसके अंदर स्टेटमेंट। वहां पर हमने आपको दिया था कि आपके पास 80% HCl जो है वो आयनाइज हो जाता है और कितना सॉल्यूशन है? 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है HCl का। तो इक्विलिब्रियम मोलैरिटी आपको निकालनी है, यही आपको बताया था हमने। अब देखिए इस चीज को थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए कि सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AB, सही है? AB एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये डिसोसिएट होकर क्या दे रहा है? A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव ये दे रहा है, राइट? जब T इज इक्वल टू 0 है
T इज इक्वल टू 0 है तो यहां पर इसकी कंसंट्रेशन स्मॉल c है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन Cm है, यानी C मोलर कंसंट्रेशन है, तो इसकी कितनी होगी 0 0 क्योंकि T इज इक्वल टू 0 है। एम राइट। और यहां पर देखिए जब इक्विलिब्रियम आया T इज इक्वल टू T मैंने लिख दिया T इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आया तो सपोज इसके x मोल डिसोसिएट हो गए, C मोल थे x मोल डिसोसिएट हो गए, समझे मेरी बात। स्टार्टिंग में हमने क्या लिए हैं C मोल पर लीटर, और जब इक्विलिब्रियम आया तो उस दौरान इसके x मोल पर लीटर डिसोसिएट हो गए, x मोल पर लीटर डिसोसिएट हो गए। तो अब देखिए यहां पर क्या है, C मोल आपने लिए हैं पर लीटर और x मोल पर लीटर डिसोसिएट हो गए, तो यहां पर इसके कितने मोल बचेंगे C माइनस x मोल पर लीटर, ये मैं कह सकता हूं। भाई स्टार्टिंग में आपसे C मोल लेके चले, सॉल्यूशन मोल लीटर रहेगा उसको मैं हटा रहा हूं, तो इसके देखिए सपोज C मोल लेके चले हैं, जब इक्विलिब्रियम आया तो इसके x मोल डिसोसिएट हो चुके हैं, तो ये कितना बचेगा इक्विलिब्रियम पे C माइनस x, और इसके कितने मोल बनेंगे x, और इसके भी कितने बनेंगे x। वेरी सिंपल। अब सपोज आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये इक्विलिब्रियम के दौरान आ गया, इक्विलिब्रियम के दौरान इसके मोल कितने बचे C माइनस x, इसके कितने बने x, इसके कितने बने x। अब सपोज आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट इस टाइप का है A to B टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप क्या कहेंगे A to B डिसोसिएट होगा तो यहां पर A पॉजिटिव के कितने देगा, अगर 1 मोल इसका डिसोसिएट होता है तो A पॉजिटिव के 2 देगा और B नेगेटिव के 1 मोल देगा। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर इसके x मोल डिसोसिएट हो गए इक्विलिब्रियम पे तो इसके कितने बनेंगे, इसका 1 मोल डिसोसिएट होता है तो इसके 2 बनते हैं, इसके x डिसोसिएट होंगे तो इसके कितने बनेंगे 2x, और इसका 1 मोल डिसोसिएट होता है तो इसका 1 बनता है, तो इसके x डिसोसिएट होंगे तो इसके x ही बनेंगे। और देखिए अब अगर इस टाइप का सॉल्ट है A2B3, तो इस केस में आपको पता है इसका 1 मोल डिसोसिएट होगा तो 2 मोल A पॉजिटिव के बनेंगे और 3 मोल B नेगेटिव के बनेंगे। तो इस केस में क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम पे इस इलेक्ट्रोलाइट के x मोल डिसोसिएट होंगे तो यहां पर A पॉजिटिव के कितने मोल बनेंगे 2x, और इसके कितने बनेंगे, यस इसके बनेंगे 3x, राइट, इसके 3x बन जाएंगे यहां पर। तो आप देखिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट देखिए तो आपको किस टाइप का दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट यहां पर आपको दिया हुआ है AB टाइप का, और अगर इसी टाइप का न्यूमेरिकल आपको दे दें H2SO4 लेकर के तो इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का आ जाएगा A2B टाइप का, A2B टाइप का इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा, क्योंकि H2SO4 आपको पता है डिसोसिएट होकर के क्या देगा, ये देगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इसी न्यूमेरिकल को सारी चीजें सेम रखना, सिर्फ HCl की जगह H2SO4 पुट करके सॉल्व करना, HCl से सॉल्व करके मैं बता रहा हूं आपको, सेम यही न्यूमेरिकल रखना, उसमें स्टेटमेंट ये कर लेना कि आपके पास H2SO4 है जो कि 80% आयनाइज हो जाता है, और H2SO4 कितना है 0.01 m एक्वस सॉल्यूशन है H2SO4 का जो कि 80% डिसोसिएट हो जाता है। तो आप इक्विलिब्रियम मोलैरिटी निकालिए उन सभी स्पीसीज की जो इक्विलिब्रियम के दौरान प्रेजेंट होंगी। HCl के लिए मैं करके बता रहा हूं, इसके लिए आप खुद करेंगे। तो देखिए अब आपके पास HCl है, HCl को लेके चलते हैं। यहां पर आपने HCl लिया, HCl जब डिसोसिएट होगा तो क्या देगा आपको H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, एम आई राइट। अगर HCl की इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने कह दी यहां पर C है तो H पॉजिटिव क्या होगा 0, Cl नेगेटिव भी 0, क्यों, क्योंकि T इक्वल टू 0 है, अभी ये डिसोसिएट नहीं हुआ है, T इक्वल टू 0 का ये मतलब है कि अभी ये इसका डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा सपोज इसके x मोल डिसोसिएट हो गए हैं तो इसके कितने बचेंगे यहां पर C माइनस x, और इसके कितने बनेंगे x, और इसके भी कितने बनेंगे x, राइट। अब यहां पर देखिए ये कितना है आपके पास C आपके पास है 0.01 है, तो अब यहां पे C की जगह मैं क्या पुट कर दूं कि ये है 0.01 है, राइट। इनिशियल कंसिडरेशन ये है जो कि इसकी आप कह सकते हैं एनालिटिकल मोलैरिटी है, ये एनालिटिकल मोलैरिटी आपको दे रखी है HCl की। जब इक्विलिब्रियम आया तो कितना डिसोसिएट हो गया 80% डिसोसिएट होने का क्या मतलब है कि अगर HCl के 100 मोल है तो डिसोसिएट कितने हो गए 80,
और हमारे पास है कितने 0.01, तो 0.01 का क्या निकाल लें हम 80%। 0.01 का 80% निकाल लो, तो 0.01 का 80% क्या आ जाएगा आपके पास 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 0.01। ये आप यहां से निकालना, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यही आ जाएगी आपके पास x की वैल्यू। ये x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास 100 मोल है तो डिसोसिएट कितने हो गए हैं आपके पास 80, और यहां पे मोल कितने हैं 0.01, तो डिसोसिएट कितने हो गए, इतने डिसोसिएट हो जाएंगे। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू आपके पास क्या है 0.01, राइट। तो ये c की वैल्यू 0.01, ये x की वैल्यू पुट करिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। यहां पर जो HCl की आएगी आपके पास, HCl की जो इक्विलिब्रियम मोलैरिटी आएगी वो क्या हो जाएगी C माइनस एक्स, और H पॉजिटिव की जो आएगी वो क्या हो जाएगी x, और Cl नेगेटिव की क्या हो जाएगी आपके पास x मोल पर लीटर। तो C की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये C है आपके पास, ये C है, और x क्या है, ये x है आपके पास। इसको पुट करके और सॉल्व कर दो, ये आपके पास निकल जाएगी इक्विलिब्रियम मोलैरिटी ऑफ ईच स्पीशीज व्हिच आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। और सेम इसी तरह का न्यूमेरिकल आप सॉल्व करिए, किसके लिए सॉल्व करेंगे H2SO4 के लिए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, आपने सॉल्यूट को जब पानी में डाला है तो सॉल्यूट डिसोसिएट हो गया, सॉल्यूट एसोसिएट भी हो सकता है सॉल्वेंट में डालने से। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लेके चलते हैं जिसके अंदर एसोसिएशन होगा। तब तक इसको नोट करिए वीडियो को पॉज करके। सॉल्व अगर आप करना भी चाहें तो यहां पर आप सीधा इसको कर भी सकते हैं। ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे ये आपके पास आ गया 80 और डिवाइडेड बाय आप कहते हैं 1000, तो ये आ गया आपके पास सॉल्व करने पे 0.008 मोल, ये आ जाएगा। सॉल्व करने पे x की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास, और c की वैल्यू आपके पास ये है। तो आप c में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कितना है 0.01, और सब्ट्रैक्ट आप कर देंगे 0.008, तो ये कितना रह गया, ये आपके पास आ गया 0.002 मोलर, ये आ गया। ये तो किसकी आ गई HCl की इक्विलिब्रियम मोलैरिटी, और x कितना आपके पास 0.008 मोलर, और यहां भी आप पुट कर देंगे 0.008 मोलर, राइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए, आपके पास अब की बार एसिटिक एसिड है। स्टेटमेंट लिखिए, एसिटिक एसिड फॉर्म्स 100% डाइमर इन बेंजीन। अब की बार सॉल्वेंट बेंजीन है, और एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में डालते हैं तो ये इस तरह से बेंजीन में डाइमर बना लेती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है ये आपको केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में बताएंगे। सिर्फ ये देखिए कि यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो एसिटिक एसिड उसको बेंजीन में डालेंगे तो डाइमर का क्या मतलब है कि दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक बना देंगे, उसको हम डाइमर कहेंगे। इस तरह से दो मॉलिक्यूल इसके मिलेंगे और ये आपके यहां पर डाइमर में एग्जिस्ट हो जाएंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसको मैं दिखा रहा हूं यहां पर, ये रेड वाले पेन से, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इन्होंने डाइमर बना दिया। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है यहां पर, स्टेटमेंट आपके पास है यहां पर कि आपके पास एसिटिक एसिड है जो कि 100% एक डाइमर बना लेता है बेंजीन के अंदर। इफ एनालिटिकल मोलैरिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज 1 मोलर, if analytical molarity of acetic acid is 1 m, then calculate its equilibrium molarity। analytical molarity जो एसिटिक एसिड है उसकी 1 m है, तो इसकी आप इक्विलिब्रियम मोलैरिटी बताइए क्या होगी। पॉज करिए वीडियो को और इसको सॉल्व करिए। अब देखिए इस केस में क्या होगा, यहां पर आपके पास एसिटिक एसिड है CS3COH। ये क्या करेंगे सॉल्यूशन में, जब इक्विलिब्रियम आएगा, डाइमर बना रहे हैं तो डाइमर का मतलब क्या होगा, ये बनाएंगे CS3COH वॉल ट्वाइस, यानी दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक बनाएंगे।
यहां पर अगर मैं दिखाना चाहूं तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर आपके पास है CH3COH, दो हैं और ये मिलकर के एक बनाएंगे डाइमर की वजह से। तो अब देखिए, अगर आपके पास T इज इक्वल टू 0 है और उस दौरान मैं ये कह दूं कि इसकी मोलैरिटी आपके पास 1 है, या मैं कह दूं C है, चलो C लेके चलो, इसकी मोलैरिटी है C, तो इसकी कितनी होगी? ऑब्वियसली 0। वाई 0? क्योंकि अभी डाइमर फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुई है। और जब इक्विलिब्रियम आएगा, T इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इसने एक डाइमर बना लिया, तो देखिए इसके दो मिलकर के एक बनाते हैं और ये 100% डाइमर बना रहा है। तो 100% अगर ये डाइमर बनाएगा तो ये एसिडिक एसिड तो यहां बचेगा ही नहीं, ये तो बचेगा ही नहीं। और ये कितना बनेगा? हमें पता है कि इसके 2 मोल हैं तो मिलकर के एक बना रहे हैं, इसके 2 मोल हैं तो मिलकर के एक बना रहे हैं। तो अगर यहां पर इसके C मोल होंगे तो इसके कितने बनेंगे? C/2। Am I right? क्योंकि इसके 2, इसका 1 बना रहा है, तो इसके C होंगे तो इसके कितने बनेंगे? C/2। अब C को यहां पर आप 1 पुट करिए, जो इसकी एनालिटिकल मोलैरिटी है, C की जगह हम 1 पुट कर दें तो कितनी है? 1m। कब? जब T = 0 है। और जब इक्विलिब्रियम आएगा 100% इसने डाइमर बना लिया तो ये तो बचेगा नहीं, और जो डाइमर बनेगा उसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी? 1/2 मोलर, 1/2 मोलर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? इक्विलिब्रियम मोलैरिटी ऑफ द डाइमर, डाइमर की इक्विलिब्रियम मोलैरिटी आ जाएगी। एक और तरीका अगर इसमें हम कहें तो आप ये भी कह सकते हो कि स्टार्टिंग में आपने कितना लिया था? 1m। 1m का क्या मतलब था? यहां पर 1m का क्या मतलब है कि आपने एसिडिक एसिड कितना लिया है? 1m का मतलब क्या है कि आपने 1 मोल लिया है और उसको आपने डिसॉल्व किया है। 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल प्रेजेंट है एसिडिक एसिड का, और एसिडिक एसिड का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकाले तो 60 आएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 60 ग्राम। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 60 ग्राम पर लीटर ये आपने लिया था शुरू में आपने कितना लिया है? 60 ग्राम पर लीटर लिया है। Am I right? और अब अगर आप इसकी मोलैरिटी निकालना चाह रहे हैं तो मोलैरिटी अगर आप निकालेंगे तो मोलैरिटी कैसे निकाल सकते हैं? स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मोलैरिटी इससे भी तो आ जाती है। और जब इक्विलिब्रियम आया तो आपके पास केवल क्या है? इक्विलिब्रियम आएगा तो ये तो बचेगा नहीं एसिडिक एसिड, क्या मिलेगा आपको? डाइमर मिलेगा आपको। और इक्विलिब्रियम आने पे डाइमर मिलेगा, तो डाइमर की आप मोलैरिटी निकालेंगे तो कैसे निकल जाएगी उसकी मोलैरिटी? वेट इन ग्राम जो आपने लिया है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, और यू कैन से स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। आप देखिए यहां पर कितना लिया आपने? ये 60 ग्राम पर लीटर, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? क्योंकि इसने डाइमर बना लिया, इस दौरान मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? इसका मास हो जाएगा 120। तो इसका मास हो गया डाइमर बनने की वजह से 120, क्योंकि ये 2 एसोसिएट हो गए तो ये आ गया आपके पास 120। ये क्या है? ग्राम पर लीटर, और ये क्या आ गया? 120 इसका ग्राम पर मोल, ये आ गया ग्राम पर मोल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ गया? 1/2 मोल पर लीटर, दैट इज 1/2 मोलर। आप इससे भी निकाल सकते हैं या इससे निकाल लो आप, ये आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और आपको हम न्यूमेरिकल देते हैं, उसको आप करिए। What is the equilibrium molarity of 0.01 m? हम यहां पर लेते हैं ग्लूकोज। चलो ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज दे दिया। What is the equilibrium molarity of 0.01 मोलर ग्लूकोज? पहला ये करें सोल्व। दूसरा करें व्हाट इज द, ये किसमें? 0.01 m ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज को आपने वाटर में डिसॉल्व कर रखा है। दूसरा हम लेकर के चल रहे हैं यहां पर 0.02 मोलर लिथियम क्लोराइड इन ईथर। यहां पर ईथर लिया मैंने, 0.02 मोलर लिथियम क्लोराइड इन ईथर। ये आपको एनालिटिकल मोलैरिटी दी है ग्लूकोज की। एनालिटिकल मोलैरिटी कितनी है ग्लूकोज की? 0.01 मोलर। और एनालिटिकल मोलैरिटी लिथियम क्लोराइड की कितनी है? 0.02 मोलर। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपने ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया तो यहां पर 0.01 मोल ग्लूकोज के आपने
1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे, यानी कि 0.01 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन, यानी आपने 0.01 मोल ग्लूकोज के लेकर के पानी में डिसॉल्व कर लिया और जो टोटल सॉल्यूशन बना वो आपके पास 1 लीटर बना है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.01 मोल ग्लूकोज के प्रेजेंट है। इसी तरह यहां पर अगर मैं कहूं तो आपने क्या किया, यहां पर 0.02 मोल लिथियम क्लोराइड के लेकर के और ईथर में डिसॉल्व कर दिए आपने। आपकी बात सॉल्वेंट ईथर है, उसमें आपने इनको डिसॉल्व कर दिया। तो आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम मोलैरिटी क्या होगी ग्लूकोज की और इक्विलिब्रियम मोलैरिटी क्या होगी लिथियम क्लोराइड की। हल्का सा आपको बता दें कि हमने बताया था इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होते। जैसे आपके पास ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया है, ये आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, ये सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होंगे। तो वेरी सिंपल, जो सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं हो रहा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो कोई भी स्पीसीज जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगी तो उसकी एनालिटिकल मोलैरिटी और उसकी इक्विलिब्रियम मोलैरिटी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। क्लियर? देखिए अब आपको 2-3 न्यूमेरिकल देते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो आप सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, ये सब कुछ हम मोलैरिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये देखते हैं कि आप लोगों की कितनी समझ में आया और आप कितना अपना माइंड यूज करते हैं। मैं आपको 4-5 न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं, उन्हें आप सॉल्व करिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए, व्हाट वेट ऑफ, आप स्टेटमेंट को लिखते चले जाएं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। व्हाट वेट ऑफ 90%, व्हाट वेट ऑफ 90% and 10% solution of H2SO4 should be mixed. What weight of 90% and 10% solution of H2SO4 should be mixed in order to obtain, or you can say in order to prepare 1600 gram, that is 1600 gram of its 40% solution, of its 40% solution। फिर से देखिए स्टेटमेंट एक बार बोल रहा हूं फटाफट आपको। What weight of 90% and 10% solution of H2SO4 should be mixed to prepare 1600 gram, 1600 gram of its 40% solution। सेकेंड न्यूमेरिकल लिखिए, how many gram of a 90% H2SO4 solution, how many gram of a 90% H2SO4 solution should be added to 500 gram of at 10% H2SO4 solution, at 10% H2SO4 solution in order to prepare its 70% solution। दो न्यूमेरिकल हो गए। थर्ड लिखिए, थर्ड वन लिखिए आप, what weight of 25 and 95%, what weight of 25 and 95% H2SO4 solution should be mixed to prepare 1 liter of a 50% H2SO4 solution। 3 हो गए। फोर्थ लिखिए, डाइल्यूशन पे बोलते हैं, how much water should be added to 100 gram of a 25% solution of ammonia to obtain a 5% solution। How much water should be added to 100 gram of a 25% solution of ammonia to obtain a 5% solution। फिफ्थ लिखिए, how many milliliter of a 0.5 molar and 0.1 molar solution should be mixed to prepare 1000 milliliter of a 0.2 molar solution।
ऑफ ए 0.2 मोलर सॉल्यूशन। ये 5 न्यूमेरिकल्स आपको मैंने दिए हैं, इनको सॉल्व करिए, क्योंकि स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बोली है, मैंने भी सॉल्व नहीं किए हैं। मैं भी इनको सॉल्व करके आंसर निकालता हूं और आपको मैं सेंड कर दूंगा आंसर बाद में। तब तक आप इनको सॉल्व करिए। मोलैरिटी अपनी कंप्लीट हो गई है। मोलैरिटी से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम आए वो आप मुझे सेंड करें, मैं आपको बता दूंगा। और मोलैरिटी जैसे मैंने पहले बताया था बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आप करें। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपका लेकर के चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट विल बी मोलैरिटी। विश यू ऑल द बेस्ट।